तो कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेविल था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपना याददाश्त खो बैठा है। और उसी वक्त वहाँ पे एक लड़की आती है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी और वो सेविल को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है जो कि उसके लिए सूट करती थी। यहाँ से सीन बदलता है और हम 3 साल बाद देखते हैं जहाँ सेविल अपने इसी मेमोरी को याद कर रहा था और इस वक्त सेविल वेनियस रॉयल नाम के एक एकेडमी में पढ़ता है। लेकिन देखा जाए तो इस एकेडमी में सेविल की इम्प्रेशन बहुत अच्छी नहीं है। सब लोग सेविल को इस नजर से देखते हैं कि सेविल हमेशा ही बहुत दुखी रहता है, ना जाने वो हमेशा क्या सोचता रहता है। बस उसी वक्त हम नोटिस बोर्ड में एक नोटिस देखते हैं जो कि हेडमास्टर के द्वारा चिपकाया गया था और ये नोटिस सेविल के लिए ही होता है और उसे हेडमास्टर ने केबिन में बुलाया था। इस बार के नोटिस को देख के वो सभी सोचते हैं कि सेविल एग्जाम में फेल हो गया है, तो शायद हेडमास्टर ने उसे बुलाया है ताकि वो उसे एक्सपेल कर सके। और ये नोटिस एक छोटी सी लाल बालों वाली लड़की भी देख रही थी। हालांकि कुछ देर बाद जब सेविल हेडमास्टर के रूम में जा रहा था तब वो उसके गेट के सामने एक लड़की को देखता है। ये लड़की भी यहाँ पे हेडमास्टर से मिलने आई होती है, लेकिन हेडमास्टर गेट नहीं खोल रहा था। हमें ये भी बताया जाता है कि ये एक विच है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। जैसे ही वो लड़की सेविल को देखती है तो उसे लगता है कि वो उससे कुछ मांगने आया है, लेकिन तब सेविल कहता है ये तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे भी हेडमास्टर ने बुलाया है। अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ। वो लड़की ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो भी उसके पीछे पीछे हेडमास्टर के रूम में जा सके। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता, हेडमास्टर ने बस मुझे ही बुलाया है और मैं अगर तुम्हें ले गया तो मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आ सकती है। लेकिन ये सुन के वो लड़की यानी कि वो विच अपने वॉन्ड को सेविल के गले के ऊपर रख देती है। ऐसा करके उसे लगता है कि सेविल डर जाएगा और उसे अंदर ले जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ से हेडमास्टर का एक सर्वेंट आके विच के वॉन्ड को दूर हटा देता है और ये देख के वो विच भी रोने लगती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है और ये कोई और नहीं इस यूनिवर्सिटी की हेडमास्टर है जिसका नाम एल्बस है। एल्बस उस लड़की यानी कि उस विच को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। तो वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम लोक्स है। यहाँ से सीन बदलता है और हम सभी को एक जगह पे बैठा हुआ देखते हैं जहाँ एल्बस कहती है कि मैंने सेविल को इसलिए बुलाया है ताकि मैं उसे ट्रेनिंग दे सकूं। तब एल्बस आगे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि चर्च और विचेस के बीच हमेशा से लड़ाई चलती आ रही है और हमेशा से ही ये फाइट विचेस के लिए अनफेयर थी, यानी कि हर लड़ाई में विचेस को बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता था। करीब 10 साल पहले एक सॉर्सरर जिसका नाम नंबर 13 था, वो अकेला ही इतना पावरफुल था कि उसने बहुत सारे चर्चेस को हरा दिया था और उसका गोल ये था कि वो एक दुनिया क्रिएट कर सके जहाँ विचेस भी आराम से रह सके। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए नंबर 13 ने बहुत गलत रास्ते अपनाए थे, जिस वजह से अच्छे काम करने के बावजूद भी उसे मार दिया गया। लेकिन नंबर 13 के मरने से पहले उसने वहाँ मौजूद सारे लोगों को मैजिक सिखा दिया था और धीरे धीरे मैजिक इतने जल्दी फैलता गया कि आज ज्यादातर लोग मैजिक जानने लगे हैं और मैजिक अब रोजमर्रा की एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। तब एल्बस कहती है कि हालांकि अब सब कोई मैजिक जानते हैं और यहाँ तक ये एकेडमी भी खुल चुकी है, लेकिन फिर भी इस कंट्री में कहीं ना कहीं विचेस को मार दिया जाता है और इस चीज को ठीक करने के लिए एल्बस ने साउथ में एक विचेस का कल्ट भी बनाया है जिसमें सारे रिक्वायर्ड विचेस को एक अच्छा रेस्पेक्ट और खाना भी दिया जाता है। और तब फाइनली एल्बस कहती है सेविल जो साउथ में विचेस का कल्ट मैंने बनाया है वहाँ तुम्हें सुपरवाइजर के हिसाब से हायर किया गया है, लेकिन पहले कुछ दिन तुम वहाँ पे सुपरवाइजर की हेल्प करने वाले हो। हालांकि ये काम 2 साल के लिए चलने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वहाँ के सुपरवाइजर को तुम्हारी स्किल्स पसंद नहीं आती तो तुम्हारे इस स्पेशल मिशन के सारे मेमोरीज को इरेज कर दिया जाएगा। हालांकि लू ये समझ जाती है कि एल्बस यहाँ पे सेविल के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। एल्बस सेविल को बस एक अलग एनवायरनमेंट और अलग काम में भेजना चाहती है ताकि सेविल बदल सके, क्योंकि हमेशा से ही वो बहुत ही अकेला और किसी के साथ भी बात नहीं करता और ये एक मौका है जिससे कि सेविल स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और तब रू ये भी कहती है कि मैं अपने पूरे 400 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें विचेस कल्ट तक ले जाऊंगी
करूंगी। हालांकि मैं ये फ्री में नहीं करने वाली, मेरे को पैसे चाहिए। और साथ ही साथ उसे एक ग्रीन वॉर पढ़ने के लिए चाहिए जो कि पहली ग्रीन वॉर मैनुअल ऑफ जीरो है। लेकिन एल्बस कहती है कि अपने सपनों में ये सब मिलेगा तुम्हें। मैनुअल ऑफ जीरो ग्रीन वॉर के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन वॉर है जो कि किसी को भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें ग्रीन वॉर तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके ऑथर के साथ बात करवा सकती हूँ। और उस ग्रीन वॉर के ऑथर का नाम मर्ड ब्लैक था। वेल, इस डील से रूबी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो इसके लिए मान जाती है। अगले दिन हम रूबी और सेविल को देखते हैं जो कि उस डॉन ऑफ विच और विच कल्ट के पास जाने के लिए रेडी होते हैं। और वहीं पे हम वही लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम हॉर्थ था उसको देखते हैं। बस यही नहीं, यहाँ पे हम एक बीस्टमैन को देखते हैं और इसका नाम कोडो था। ये दोनों भी इस जर्नी में साथ जाने वाले हैं। और साथ ही में कुछ ट्रेनिंग के लोग भी थे जो कि उनके साथ बस वहाँ तक जाने वाले हैं। तब कोडो सेविल से कहता है कि ये एडवेंचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर तुम्हारा इस एडवेंचर में जाने का मन नहीं है तो तुम अभी मना कर सकते हो। लेकिन सेविल पीछे हटने से मना कर देता है। और बस उसी वक्त हम हॉर्थ को देखते हैं जो कि भीड़ के बीच एक मिस्टीरियस पर्सन को देखती है, लेकिन इस बारे में वो अपने दोस्तों को नहीं बताती। अब एडवेंचर में जाने से पहले ये लोग अपना खाना भी खा ही लेते हैं। हालांकि हॉर्थ ये देख के बहुत हैरान थी कि विच अपने स्टाफ को भी खाना खिला रही है। लेकिन तब लुक्स कहती है कि शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये स्टाफ जिंदा है और ये स्टाफ कोई नॉर्मल स्टाफ नहीं है। हालांकि इसके अंदर एबिलिटी है कि ये किसी के भी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। और इस स्टाफ को कम समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को मार भी सकती है। हॉर्ट्स कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे टच करने से तुम्हारी मैजिकल एनर्जी ड्रेन क्यों नहीं होती। वो कहती है कि मैंने इसके साथ एक पैक्ट बना रखा है। वेल, कुछ देर बाद जब ये लोग अपने एडवेंचर में निकलते हैं तो सेविल की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल सेविल को ऐसे ट्रैवल करने की आदत नहीं है, इसी वजह से उन्हें रास्ते में रुकना पड़ता है। और हॉर्ट्स अपने मैजिक के मदद से सेविल को हील करने की कोशिश करती है। और सेविल हॉर्ट्स की ये एबिलिटी को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। वो कहता है कि तुम हर चीज में कितनी ज्यादा परफेक्ट हो, यहाँ तक क्लास में तुम्हारे सबसे अच्छे मार्क्स हैं। तुम्हारे जैसे प्रोडिजी के सामने मेरी कोई औकात नहीं। हॉर्ट्स कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें लोगों से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। जब भी तुम किसी से बात करो एक स्माइल के साथ बात करना। और इसके बाद हॉर्ट्स सेबिल से पूछती है कि आखिर तुमने इस एकेडमी को क्यों ज्वाइन किया। दरअसल मेरे को यहाँ आने से पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है, और अगर मैं इस मिशन में भी फेल हो जाऊँ तो शायद मुझे अभी की भी मेमोरी याद नहीं होगी। और अगर मुझे अपने मेमोरीज को मेरे साथ रखना है तो मेरे पास मेज बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं एक मेज कैसे बनूं, मैं तो मैजिक तक यूज नहीं कर सकता। ये कॉन्वर्सेशन के बीच तब लुक्स भी आ जाती है। सेबिल कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं 3 सालों से मैजिक सीख रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं कोई भी ढंग के मैजिक स्पेल्स यूज नहीं कर पाया। मुझे बस कुछ बेसिक मैजिक से ही आते हैं। लुक्स सेबिल से कहती है कि अगर तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि तुम मैजिक छोड़ दो, मैजिक के बारे में सब कुछ भूल जाओ और एक नया लाइफ चालू करो। यहाँ से सीन बदलता है और हम उसी मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं। वो किसी पर्सन को ऑर्डर करता है कि वो कोडो के ग्रुप को जान से मार दे। वेल, इनके कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि चर्च और विचेस के बीच में शांति आए। अगले दिन सुबह हम उन 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स को देखते हैं जो कि इनके साथ जाने वाले थे। वो आकर सबको बताते हैं कि कल रात को हमारे ऊपर हमला हुआ था, जहाँ कोडो वहाँ जाने तक के मैप को लेके वहाँ से भाग गया। लेकिन ये बातें सुनकर लुक्स को उनके ऊपर शक होता है, क्योंकि पहली बात कि बीस्टमैन्स अपने बातों के बहुत पक्के होते हैं, और दूसरी बात कि इनके ऊपर अटैक हुआ लेकिन इनके पास अपने सारे सामान भी है और ये लोग सही सलामत है। जब लुक्स इस बारे में और ज्यादा पूछती है तो वो दोनों कहते हैं कोडो के जाने से पहले उसने हमारी इंसल्ट भी की थी, और वो कहता है कि हम दोनों बस एक डेड वेट है। ये सुनकर लुक्स समझ जाती है कि कोडो के पीछे कुछ असैसिन पड़े हुए हैं, और कोडो को भी इसका अंदाजा हो गया होगा, जिस वजह से उसने इन दोनों को जानबूझ के अलग कर दिया। उसी वक्त सेबिल भी कहता है कि मुझे पता है कोडो इस टाइप का आदमी नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहता है। यहाँ तक एक बार उसने मुझे एकेडमी में बुली होने से भी बचाया था। ये सब होने के बाद लुक्स कहती है कि मैं अकेले कोडो को बचाने
मारने जाने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी मेरा पीछा करे। तुम में से किसी को भी मैजिक यूज करना नहीं आता तो तुम लोग वहाँ जाके बस मरने वाले हो। वेल लुक्स तो चली जाती है लेकिन हॉर्स और सेविल भी कोडो की हेल्प करना चाहते थे। उनका दोस्त मुसीबत में हो और वो लोग बैठे रहे ऐसा वो नहीं देख सकते। तब हॉर्स अपनी मैजिक का यूज करते हुए लॉक्स की लोकेशन का पता लगा लेती है और जैसे ही वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वो लोग कटी हुई टेल देखते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे 3 पैरों के निशान देखते हैं जिनमें से एक कोडो का, एक लुक्स का और एक उसके एनिमी का था। और इससे ये लोग इतना समझ चुके थे कि इनका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इसका एक ही मतलब है कि लॉक्स और कोडो दोनों ही हार चुके हैं। तब हॉर्स कहती है कि ये जरूर किसी चर्च का मेंबर होगा और शायद मुझे पता है कि ये कौन से यूनिट है क्योंकि इस यूनिट की ट्रेनिंग ही विचेस को मारने के लिए की गई थी। लेकिन ये यूनिट तो बहुत सालों पहले ही मारी गई थी ना। तुमने सही कहा, लेकिन बस यूनिट ही डिसबैंड हुई थी, उनके मेंबर्स अभी तक जिंदा है। और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बचपन में उनसे मिल रखा है। जब मैं बचपन में मेरे दोस्त के विलेज में गई थी तो उस यूनिट ने वहाँ मौजूद सारे विचेस को मार दिया था। यहाँ तक वो लोग मुझे भी मारने वाले थे क्योंकि मैं विचेस के साथ थी, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं उन्हें नहीं जानती। सेबिल, मेरे हिसाब से हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि जिन लोगों से हम लड़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस उसी वक्त हम कोडो को देखते हैं जो कि एक ट्रैप में फंस गया था और वो मदद के लिए आसपास चिल्ला रहा होता है और ये आवाज सेबिल और हॉर्स भी सुनते हैं। सेबिल कहता है कि यही टाइम है हमारे अपने फ्रेंड की मदद करने का। अगर आज हमने अपने दोस्त को इस जगह पे छोड़ दिया तो हम खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। और सेबिल के मुंह से ये सुनने के बाद हॉर्स भी इसका सामना करने के लिए रेडी थी। यहीं पे हम कोडो को देखते हैं जो कि किसी तरीके से उस ट्रैप से निकल जाता है, लेकिन आगे जाते साथ उसे फिर से वही एसेसियन मिल जाता है और उसका नाम टायरेंट होता है। वेल कोडो अच्छी तरीके से जानता था कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकता। कोडो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टायरेंट उसे एक ही हमले से घायल करके उसे कैद कर लेता है। फाइनली तुम मेरे हाथ में आ गए, तुम्हारे ऊपर अब बहुत एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। कोडो ये सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। कोडो इससे इसीलिए इतना ज्यादा डरता है क्योंकि बचपन में भी उसको एक बार सेम टू सेम ऐसे ही कैद कर लिया गया था और वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद अपनी जान बचा पाया था। प्रेजेंट में कोडो अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन टायरेंट उसके हाथ को मार देता है। उसका हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था तो वो अपने दांतों का यूज करता है, लेकिन टायरेंट उसके फेस पे भी एक बहुत खतरनाक हमला करने वाला था। सही टाइम पे वहाँ पे लुक्स आ जाती है और अपने स्टाफ से एक मॉन्स्टर को निकालती है। लुक्स उस मॉन्स्टर से टायरेंट के ऊपर बहुत खतरनाक हमला करती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें अपना जान प्यारा है तो यहाँ से अभी निकल जाओ क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं कि मैं तुम्हें 2 चांस दे सकूं। लुक्स की पावर देख के टायरेंट भी घबरा जाता है और सोचता है कि मेरा निकलना ही सही होगा। वेल उसी वक्त वहाँ पे आवाज लगाते हुए सेविल और हॉर्स आ जाते हैं और सही टाइम देखते हुए टायरेंट सेविल को अपने कब्जे में ले लेता है। उसे ऐसा देख हॉर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि बचपन में भी हॉर्स के दोस्तों को टायरेंट ने ही मारा था। वेल प्रेजेंट में टायरेंट लुक्स से कहता है कि अगर तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए तो अपना स्टाफ मेरे हवाले कर दो, लेकिन लुक्स अपने स्टाफ देने से उसे इनकार कर देती है। हालांकि सेविल को इतना तड़पता हुआ देख उसे अपना स्टाफ देना पड़ता है। स्टाफ लेने के बाद टायरेंट कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से इतने जल्दी जीत सकते हो? अफसोस तुम्हारे खुद के दोस्त ही एक स्पाई है। और तब वो रिवील करता है कि हॉर्स तुम्हारी एलाय नहीं बल्कि चर्च के द्वारा सेंड की गई एक स्पाई है। उसी वक्त हमें हॉर्स की एक बैक स्टोरी बताई जाती है। जब हॉर्स छोटी थी तब उसके सिर पे 2 अजीब से डीमन जैसे हॉर्न्स थे, जिस वजह से उसके गांव में सभी लोग उसे डीमन चाइल्ड कह के बुलाते थे। जब चर्च को ये पता चला तो चर्च ने उसके हॉर्न्स को काट दिया ताकि उसकी सोल प्योर हो सके। और जब बाद में उसका कोई काम नहीं हुआ तो उसे स्पाई बना के मैजिकल एकेडमी में भेज दिया गया। लेकिन पहले से ही हॉर्स का ध्यान हमेशा से मैजिक के ऊपर था। लेकिन दिक्कत ये आई कि मैजिक यूज करने वाले चर्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और क्योंकि हॉर्स ने मैजिक सीखा और वो चर्च से थी तो एक तरीके से उसने चर्च को धोखा दिया है। और देखा जाए तो हॉर्स पहले से ही समझ गई थी कि ये ट्रिप में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि
सबसे पहले जो एक मिस्टीरियस पर्सन उसने देखा था वो चर्च का ही आदमी था। यहाँ तक कि इस ट्रिप को कैंसिल करने के लिए हॉट्स ने अपने खाने में थोड़ा सा पॉइजन मिलाया था ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए और ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। लेकिन टाइम आने पे वो पॉइजन वाला खाना सेबिल ने खा लिया था और यही वजह है कि जाते टाइम उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। प्रेजेंट में हॉट्स बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन सेबिल उसके तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। सेबिल को ऐसा देख के हॉट्स को अपने अंदर विश्वास आता है और वो लड़ने के लिए तैयार थी। वो अपना एक मैजिक यूज करती है जिसका नाम हेल फायर था, लेकिन टायरेंट अपने एक मैजिकल ब्लैंकेट के मदद से उसके मैजिक को डिसमेंटल कर देता है। इसके बाद टायरेंट हॉट्स के तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन इतने में सेविल को लूक्स के स्टाफ में से एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस होता है। सेविल तुरंत ही उस स्टाफ को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते साथ ही उसके अंदर से एक अजीब सा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। अगले ही पल सेविल पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे उसके सामने हॉट्स दिखती है और टायरेंट वहाँ से चला गया होता है। वहीं पे लूक्स सेविल को कहती है कि तुमने मेरा स्टाफ कैसे यूज किया, यहाँ तक वो कोडो को भी नहीं छोड़ती। वो हॉट्स से भी कहती है कि तुम्हारा मैजिक बहुत अच्छा है लेकिन इसको अच्छी जगह पे यूज किया करो। और आखिर में बेचारे का स्टाफ बचा था जिसे वो एक दिन के लिए एक पनिशमेंट देती है क्योंकि स्टाफ ने बिना पूछे सेबिल को अपना मास्टर बना के उसका मैजिक यूज किया था। आखिर में सेबिल पूछता है कि आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। इस बात पे लुक्स कहती है कि एक्चुअली तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा मैजिक मौजूद है और इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है कि मेरा स्टाफ लूडेंस भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तुम्हारे पास इतना मैजिक है, यही रीजन है कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ से सीन बदलता है और हम सेबिल और हॉट्स को रात को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ हॉट्स सुबह की बातों को लेके काफी ज्यादा दुखी थी। वो कहती है कि बचपन में मेरे हॉर्न्स को देख के मुझे लगता था मैं एक बीस्टमैन हूँ। वो ये भी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो इनके टीम में थे उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि एक्चुअली ये लोग चर्च के साथ मिलके कोडो को मारने के प्लान में साथ दे रहे थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिलके लंच कर रहे होते हैं जहाँ लुक्स कोडो से कहती है कि तुम्हें हीलिंग मैजिक से अपने हाथ को रिकवर कर लेना चाहिए। कोडो कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, हीलिंग मैजिक करना बहुत मुश्किल होता है। तब लुक्स कोडो को 4 बुक्स के बारे में बताती है जिसमें कि हीलिंग मैजिक के बारे में सब कुछ बताया गया है। तब कोडो कहता है कि ये तो ठीक है लेकिन ये करने में मेरी सारी मैजिक डिप्लीट हो जाएगी। अरे हमारा सेबिल कब काम आएगा, उसके पास कम मैजिक थोड़ी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपना मैजिक चालू करते हैं जहाँ कोडो का हाथ रिकवर होने लगता है और कोडो का हाथ रिकवर होने के बाद वो लोग अपने एडवेंचर में आगे बढ़ते हुए एक टाउन में जाते हैं। लेकिन शहर में आते साथ ही उनके ऊपर किसी ने कीचड़ डाल दिया था तो अफसोस उन्हें एक हॉट स्प्रिंग में नहाने जाना पड़ता है। हॉट स्प्रिंग में आने के बाद सेबिल कोडो से पूछता है कि आखिर तुमने मैजिक सीखने का क्यों डिसाइड किया। इसका आंसर देते हुए कोडो कहता है कि मुझे हमेशा से मैजिक इंस्ट्रक्शन आर्मी को ज्वाइन करना था। हम देखते हैं कि उस जगह पे बीस्टमैन की एक पूरी ग्रुप होती है और वेल उसमें इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्टमैन मौजूद होते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले कोडो को एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेज बनना पड़ेगा। तब सेविल पूछता है कि आखिर तुम्हें उस ग्रुप में क्यों जाना है। कोडो कहता है कि मुझे एक ड्रैगन एम्परर के तरह बनना है। तब कोडो भी अपना एक पास्ट बताता है 6 साल पहले जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। तब नॉर्थ के साइड में जहाँ कोडो रहता था वहाँ पे एक विच ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी और आखिर में उस ग्रुप को चर्च नाइट ऑफ नॉर्थ ने ही संभाला था और उस ग्रुप के हेड डीमन लॉर्ड ने ही मुझे अपने जेल से आजाद करवाया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आगे एडवेंचर में देखते हैं जहाँ लॉक्स इन सभी को एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर करवाती है। लॉक्स को छोड़ के बाकी सभी लोग एडवेंचर में एक इमेच्योर थे, लेकिन लॉक्स एक अच्छे मास्टर की तरह सबको हर चीज बताती है और तब लॉक्स अपने बारे में कुछ फैक्ट्स बताती है। लॉक्स कहती है कि मैं पिछले 300 सालों से जीती आ रही हूँ और मुझे एक डिवाइन ब्लेसिंग मिली है कि मैं ऐसे ही नहीं मर सकती अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे आके मार दे। लेकिन वो ये भी कहती है कि 300 सालों से जीना एक बहुत ही बोरिंग चीज है। इतने सालों से जी के मैंने
लगभग इस दुनिया में सब कुछ कर लिया है और इस वक्त मैं बस चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मजेदार चीजें हों। यहाँ तक लूक्स ये भी कहती है कि 6 साल पहले नॉर्थ के डिजास्टर में भी उसे कुछ मजा नहीं आया। तब हम सेबिल को देखते हैं जो कहता है कि तुम तो इसके बाद भी बहुत ज्यादा काइंड हो, लेकिन लूक्स ये सुन के शर्माने लगती है। बस उसी वक्त वहाँ पे एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और सभी को भागने कहता है। वो बच्चा किसी से डर के भाग रहा था और अपनी जान बचा रहा था। उस वक्त के लिए सभी लोग दौड़ के एक सेफ जगह पे आ जाते हैं और वहाँ मौजूद वो छोटा सा बच्चा मैजिक से एक बैरियर बना देता है और बस उसी वक्त वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट सामने आता है। ये बच्चा भी इसी बीस्ट से डर के भाग रहा था। वेल ये सब लूक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आगे जाती है और उस बीस्ट से सामना करने लगती है और बीस्ट भी लूक्स को देख के समझ जाता है कि वो लूक्स को नहीं हरा सकता। हालांकि वो लूक्स को नहीं हरा सकता, लेकिन उसके कांटेक्ट में और सीनियर्स मॉन्स्टर मौजूद है और वो लूक्स को जरूर हरा सकते हैं। और वो मॉन्स्टर जाते हुए कहता है कि मैं जरूर लौटूंगा और तब तुम्हारे स्टूडेंट्स भी तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। अगले सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि एक प्रीस्ट के पास जाता है और हमें उस बच्चे का नाम भी बताया जाता है जो कि लायोस था। लायोस उस प्रीस्ट से कहता है कि इन तीनों ने मेरी जान बचाई है, लेकिन ये सुनने के बाद भी प्रीस्ट उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से अब चला जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक रुके तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस शहर में एक बहुत ही खतरनाक विच का साया है और आज तक बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी उस विच को नहीं हरा पाया। ये सुनने के बाद कोडो कहता है कि हमें चर्च के लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि शायद वो लोग ही उस विच को हरा सकते हैं। लेकिन प्रीस्ट कहता है कि वो विच सबसे ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कोई चर्च का मेंबर भी उसे नहीं हरा सकता। अब प्रीस्ट की ऐसी बातें सुनने के बाद लूक्स को प्रीस्ट के ऊपर शक हो जाता है और ये जानने के लिए कि प्रीस्ट उस विच के साथ मिला हुआ है या नहीं, वो एक प्लान बनाती है। वो प्रीस्ट से कहती है कि एक बार हमें इस शहर का एक टूर दे दो। लूक्स ये देखना चाहती थी कि आखिर शहर के लोग प्रीस्ट को देख के कैसा रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद जब वो सभी को एक टूर दिया जा रहा था, तब लायोस बताता है कि मैं इस शहर में बस एक अकेला बच्चा हूँ और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे ऊपर एक विच ने एक स्पेल कास्ट किया था और उस स्पेल के मदद से इस गांव में सभी लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक उस टाइम जो मैंने बैरियर बनाया था, वो बैरियर भी मुझे उसी विच ने सिखाया है। और कुछ देर बाद लियोस और उनके फादर उन्हें कुछ लाशें दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि विच से बच के इस गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विच ने उन लोगों को पकड़ के उन्हें मार दिया। अगले सीन में हम लूक्स को देखते हैं जो कि कहती है कि हमें इस नए विच को मारना होगा और साथ ही साथ हमें मैजिकल एकेडमी के हेड मास्टर एल्बस को भी मारना होगा, क्योंकि जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होने वाली। तो आखिर हेड मास्टर एल्बस ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा? लेकिन इस आइडिया के साथ सब लोग एग्री नहीं होते और उसके बाद सेबिल कहता है कि हमें किसी और को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें अकेले ही उस विच को मारना होगा। लेकिन कोडो कहता है कि उससे अकेले लड़ने जाना मतलब सुसाइड करना होगा। लेकिन इस पे सेबिल रिप्लाई देता है कि हम जिंदा रह के भी कुछ नहीं कर सकते, इससे बढ़िया कि हम उस विच को मारने में अपना सब कुछ लगा दे। लेकिन सेबिल की ये सब बातें सुनकर हॉर्ट्स रोने लगती है। वो सेबिल को मरता हुआ नहीं देख सकती। हॉर्ट्स के जाने के बाद लूक्स कोडो से समझाते हैं कि हॉर्ट्स तुम्हारी बहुत ही ज्यादा परवाह करती है और तुम्हें वो अकेले एक विच से लड़ता हुआ और मरते वक्त नहीं देख सकती। यह सब सुनने के बाद सेबिल को समझ आता है और वो हॉर्ट्स से माफी मांगने के लिए दौड़ता है। यहाँ से सीन बदलता है और हम चर्च में हॉर्ट्स को देखते हैं जो कि प्रे कर रही थी। उसी वक्त वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम लिली था और इसका काम चर्च को साफ रखना है। उस छोटे से बच्चे से हॉर्ट्स उस प्रीस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, प्रीस्ट वहाँ पे खुद ब खुद ही अपीयर हो जाता है और उस लड़की के जाने के बाद प्रीस्ट अपने असली रंग उसे दिखाने लगता है। उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और हॉट को पता चल जाता है कि प्रीस्ट विच के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसके स्टाफ में जो सिंबल मौजूद है वो एक विच का है। लेकिन इससे पहले कि हॉट्स भाग पाती, प्रीस्ट उसको पकड़ लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सभी को देखते हैं जो कि हॉट्स को
खोज रहे थे और हॉर्स को ढूंढते वक्त वहाँ पर उन्हें कुछ खून के स्टेन्स मिलते हैं। लूक्स को वहाँ पे हॉर्स के साथ एक और बंदे की प्रेजेंस भी महसूस होती है और लूक्स समझ चुकी थी कि इस बार उसे उस विच से लड़ना ही होगा और लूक्स कोडो से कहती है कि या तो तुम यहाँ से अभी भाग सकते हो या फिर तुम्हें हमारी मदद करके यहाँ पे हमारे साथ लड़ना होगा। और कोडो सही ऑप्शन यूज करके वहाँ से भाग जाता है। हाँ भाई, भाग जाता ही है। और बाहर निकलते साथ ही वहाँ पे उसे वही बीस्टमैन मिलता है जो कि उस वक्त केव के बाहर था और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली वो कोडो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहता है। कोडो बीस्टमैन से पूछता है कि आखिर हॉर्स को क्या हुआ और वो कहाँ पे है। ये सुन के बीस्टमैन कहता है कि मैंने उसे खा लिया है। ये सुनते साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने से चले जाओ। कोडो को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने मैजिकल पावर्स को अनलॉक करने लगता है। वहीं पे हम केव के अंदर देखते हैं जहाँ लूक्स कहती है कि तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा क्योंकि हम किसी भी विच के पास चले जाए वो सभी लोग तुम्हें पाना चाहेंगे क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ज्यादा मैजिक मौजूद है। ये बात सुनते साथ सेबिल को एक पास्ट मेमोरी हिट करती है। सेबिल को कुछ धुंधले से मेमोरीज याद आते हैं लेकिन जल्द ही वो ठीक हो जाता है। इसके कुछ देर बाद लॉक्स सेबिल से पूछती है कि आखिर तुम हॉर्स को क्यों बचाना चाहते हो इसके बावजूद कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। सेबिल कहता है कि हॉर्स मेरी दोस्त है और ये सिर्फ हॉर्स के लिए नहीं, अगर उसके जगह तुम भी होती तो मैं तुम्हें भी बचाने की पूरी कोशिश करता। अचानक से वहाँ पे एक डोर ओपन होता है और वो दोनों उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और वहाँ पे अचानक से वो प्रीस्ट आके लॉक्स को नॉकआउट कर देता है और नीचे गिरने के बाद वहाँ पे हम एक व्हाइट हेयर्ड लड़की को देखते हैं और इस लड़की का सेबिल से कोई बहुत ही पुराना कनेक्शन है क्योंकि उस लड़की को देखते साथ उसे अपने यादें वापस आने लगती है। तभी अचानक से विच लॉक्स को दूर हटा देती है और कहती है कि सेबिल मैं वापस आ चुकी हूँ, तुम अभी मेरे पास वापस आ सकते हो। लेकिन सेबिल लॉक्स को पकड़ के कहता है कि मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ, मुझे कुछ नए दोस्त मिले हैं और मुझे उनके साथ बहुत मजा आता है और मैं इस वक्त एक अपना मैजिक कास्ट करने वाला था सबको बचाने के लिए। अचानक से लॉक्स उठती है और सेबिल को एक किस करती है। वो करते साथ ही उसके अंदर पूरी तरीके से मैजिकल एनर्जी रिस्टोर हो जाता है और लॉक्स उस विच के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लॉक्स के मैजिकल अटैक को वो विच बहुत ही इजीली रोक लेती है और तभी वो विच कहती है कि मैं ही जीरो हूँ, द मड ब्लैक विच। और ये विच वही ऑथर होती है जिसके बुक के लिए लॉक्स ये सब कर रही है। ये सब देखने के बाद सेबिल को समझ आ जाता है कि एल्बर्ट ने उन सब से एक ट्रिक खेला था। ये सब कुछ कोई झूठ नहीं बल्कि एक टेस्ट था। वो सच में लॉक्स को ग्रिमोरी ऑफ विच के ऑथर से मिलाने वाली थी। प्रेजेंट सीन में जीरो वहाँ के मैजिक को नॉर्मल कर देती है और लॉक्स बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो फाइनली ग्रिमोरी ऑफ विच के ऑथर जीरो से मिल चुकी है। उसी वक्त वहाँ पे हॉर्स भी दौड़ते हुए आती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि जब से हम इस सिटी में एंटर किए हैं हमारा टेस्ट चल रहा था, यहाँ तक मुझे भी प्रीस्ट ने फिर से चर्च ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और मैंने मना करके इस टेस्ट को पार कर लिया। और वहीं पे सेबिल ने भी जीरो की बातों को इग्नोर करके अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कूडो भी वहाँ पे आता है और बीस्टमैन का साथ ना देके उसने भी टेस्ट को पार कर लिया था। जीरो उनसे माफी मांगती है सभी को बिना बताए उनका टेस्ट लेने के लिए। यहाँ तक मैजिकल एकेडमी में एल्बर्ट को भी पता चल गया था कि सभी ने टेस्ट को पार कर लिया है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। और साथ ही साथ एल्बर्ट को चर्च के टायरेंट को भी सबक सिखाना था ताकि वो फिर से उसके स्टूडेंट्स के साथ पंगा ना ले। वहीं पे इस टेस्ट को पास करने की खुशी में सभी लोग वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और द विच जीरो भी उनकी तारीफ करती है कि भले ही अभी ना सही लेकिन बाद में तुम तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। और साथ ही साथ जीरो उन तीनों का उनका एक पोटेंशियल बताती है। हॉर्स अगर ट्रेनिंग करती है तो वो एल्बर्ट से भी ज्यादा ताकतवर बन सकती है। वो इतना ताकतवर बनेगी कि ये पूरी दुनिया उसको याद रखेगी। वहीं पे अगर कूडो ट्रेनिंग करता है तो वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग मैजिशियन बन सकता है। और सेबिल का तो बात ही अलग है, वो इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन सकता है और साथ ही साथ वो सबसे लंबा भी जीने वाला है। और इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए मैं कल से तुम तीनों की ट्रेनिंग लेने वाली हूँ। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है तो मैं पहले से बता रही हूँ, कोई कंप्लेन मत करना। बाद में जब वो लोग खाने बैठते हैं तब उन्हें एक फैक्ट पता चलता है, ये जो प्रीस्ट हमें
दिखाया गया है वो एक्चुअली पहले चर्च के साथ मिला हुआ था, लेकिन बाद में सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो चर्च से पूरी तरीके से कट आउट हो गया था। और प्रीस्ट की आंखें लाइट सेंसिटिव है, जिस वजह से वो इस बैंडाना को पकड़ के रखता है। सेबिल जीरो से कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि टाइम के साथ तुम्हें सब याद आ जाएगा। बाद में जब वो लोग अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी हमें वहाँ पे ड्रैगन नाइट को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं, ड्रैगन किंग रियून था, जो कि कोडो का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। रियून उनके पास 3 लेटर्स लेके आया था, जो कि कुछ ऐसा कहता है, इन तीनों को अभी से मैजिक में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये अपने मैजिक को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ तक वो लोग बिना परमिशन के किसी भी फाइट में एंट्री भी ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद कोडो रियून को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और कहता है, अगर मैं एक दिन एक बहुत अच्छा मेज बन जाऊं तो क्या मैं तुम्हारे टीम में आ सकता हूँ? रियून कहता है कि ये डिसीजन मेरा नहीं होगा, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग मेज को मैं अपने टीम में जरूर लेना चाहूंगा। और ये सुन के कोडो मानो खुशी से पागल ही हो जाता है। बाद में जब लुक्स को पता चलता है कि ड्रैगन किंग रियून उनसे देखने आया था, तो वो बहुत नाराज होती है, क्योंकि उसे भी रियून और ड्रैगन को देखना था। क्या पता अगली बार जब रियून आए तब तक लुक्स यहाँ से चली गई हो। लेकिन फिलहाल जब तक जीरो की सारी बुक्स लुक्स पढ़ नहीं लेती, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। यानी कि कम से कम उसके बुक्स पढ़ने में लुक्स को 3 साल तो लग ही जाएंगे। और ये सुन के वो सभी लोग लुक्स को गले लगा लेते हैं। सो गाइस, ये कहानी आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने ये एनीमे अभी देखा और मुझे ये एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने ये एनीमे आप सभी के साथ शेयर कर दिया। बाकी ये एनीमे अभी इंटरेस्टिंग होना बस चालू ही हुआ है। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप जरूर से कमेंट में मुझे बता देना। ज्यादा नहीं, बस एक कमेंट कर दो, इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। और कमेंट्स में इतना जरूर बता के जाना कि आप इस एनीमे को आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग दोगे। और यार जल्द से जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, क्योंकि मैं ज्यादा दिन वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफर करना होगा फर्दर स्टडीज के लिए, और कुछ महीनों में ही मैं जाने वाला हूँ। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच पाऊँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं इसके एक और अगले पार्ट में।